नमो धन्वंतरी। विजन आयुर्वेद एकेडमी नागपुर ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं वैद्य सूरज प्रकाश राठौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट का नाम है शालाक्य तंत्र। हम जानते हैं शालाक्य तंत्र आयुर्वेद के 8 अंग में से एक है, इसलिए बहुत वास्ट भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इस सब्जेक्ट के कुल 10 से 15 क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में आने के चांसेस है। तो चलिए दोस्तों, शालाक्य तंत्र का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शालाक्य तंत्र की डेफिनेशन पढ़ते हैं। शालाक्य नाम ऊर्ध्वजत्रुकता नाम रोगा नाम श्रवण नयन वदन घ्राणादि संश्रिता नाम व्याधि नाम उपशमनार्थम शलाका यंत्र परिधानार्थम च। मतलब शालाक्य तंत्र में ऊर्ध्वजत्रुगत रोगों का वर्णन आया है। श्रवण मतलब कर्ण रोग, नयन मतलब नेत्र रोग, वदन मतलब मुख रोग, घ्राणादि मतलब नासा रोग। इन व्याधियों के निदान और चिकित्सा का वर्णन आया है शालाक्य तंत्र में, और शलाका यंत्र के स्वरूप और इनकी प्रयोग विधि का वर्णन आया है। इसीलिए इस तंत्र को शालाक्य तंत्र कहते हैं। क्या देखा हमने? शालाक्य में ऊर्ध्वजत्रुगत रोगों का वर्णन आया है, कर्ण रोग, नेत्र रोग, मुख रोग और नासा रोग। इन व्याधियों के निदान और चिकित्सा का वर्णन आया है, और शलाका यंत्र का स्वरूप और प्रयोग विधि का वर्णन आया है। इसलिए इस तंत्र को शालाक्य तंत्र कहते हैं। उसके बाद देखते हैं हम अष्टांग आयुर्वेद में शालाक्य को कौन सा क्रमांक दिया है आचार्यों ने। सबसे पहले देखते हैं आचार्य चरक। आचार्य चरक ने प्रथम स्थान दिया है काय चिकित्सा, द्वितीय स्थान दिया है शालाक्य को। मतलब अष्टांग आयुर्वेद में आचार्य चरक ने शालाक्य को द्वितीय स्थान दिया है। नेक्स्ट आचार्य है सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत ने पहला स्थान दिया है शल्य को, दूसरा स्थान दिया है शालाक्य को। मतलब आचार्य सुश्रुत ने भी अष्टांग आयुर्वेद में शालाक्य को द्वितीय स्थान दिया है। नेक्स्ट आचार्य काश्यप, उन्होंने प्रथम स्थान दिया है कौमार वृत्त को, द्वितीय स्थान काय चिकित्सा को, तृतीय स्थान शल्य तंत्र को और चतुर्थ स्थान शालाक्य तंत्र को। मतलब आचार्य काश्यपानुसार अष्टांग आयुर्वेद में शालाक्य तंत्र को चतुर्थ स्थान दिया है। लास्ट आचार्य वाग्भट, जो श्लोक हमें जनरली लर्न होता है, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग। ऊर्ध्वांग मतलब ही शालाक्य तंत्र। आचार्य वाग्भट ने शालाक्य तंत्र को कौन सा नाम दिया है? ऊर्ध्वांग। जैसे हमने डेफिनेशन में देखा था, ऊर्ध्वजत्रुगत रोगों का वर्णन शालाक्य तंत्र में आया है। और आचार्य वाग्भट ने भी शालाक्य तंत्र को चतुर्थ स्थान दिया है। मतलब आप सिंपली ऐसे याद रख सकते हो कि आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने शालाक्य तंत्र को द्वितीय स्थान दिया है अष्टांग आयुर्वेद में, और आचार्य काश्यप और आचार्य वाग्भट इन दोनों ने चतुर्थ स्थान दिया है शालाक्य को अष्टांग आयुर्वेद में। दोस्तों, शालाक्य तंत्र शुरू करने के पहले एक बार शालाक्य तंत्र से रिलेटेड जो भी रेफरेंसेस है वो एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, शालाक्य तंत्र को हमने 3 भाग में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट है नेत्र रोग, कर्णनासा शिरोरोग और मुख रोग। नेत्र रोग का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत उत्तर तंत्र 1 to 19 अध्याय में किया है। मतलब कुल 19 अध्याय में नेत्र रोग का वर्णन किया है आचार्य सुश्रुत ने। नेक्स्ट 2 अध्याय में कर्ण रोग का वर्णन किया है, जिसमें से 20 नंबर के अध्याय में कर्ण रोग के लक्षण वर्णन किए हैं और 21 में कर्ण रोग की चिकित्सा का वर्णन किया है। नेक्स्ट नासा रोग के लिए आचार्य सुश्रुत ने 3 अध्याय वर्णन किए हैं। 22 में नासा रोग के लक्षण वर्णन किए हैं, 23 में नासा रोगों की चिकित्सा वर्णन की है और 24 अध्याय में प्रतिशय का स्वतंत्र वर्णन किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। पहला पॉइंट तो ये कि नासा रोगों का वर्णन कितने अध्याय में आया है? कितने अध्याय में आया है? 3 अध्याय में, 22, 23 और 24। 22 में नासा रोग के लक्षण, 23 में नासा रोग की चिकित्सा और 24 में प्रतिशय का स्वतंत्र वर्णन आया है। और नेक्स्ट 2 अध्याय में शिरो रोग का वर्णन किया है। 25 में शिरो रोग के लक्षण का वर्णन किया है और 26 में शिरो रोगों की चिकित्सा का वर्णन किया है। मतलब आचार्य सुश्रुत ने नेत्र रोग, कर्ण रोग, नासा रोग और शिरो रोग इनका वर्णन सुश्रुत उत्तर तंत्र के 1st अध्याय से 26 अध्याय तक किया है। और लास्ट मुख रोग। मुख रोग का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने 2 अध्याय में किया है। लक्षण बताया है सुश्रुत निदान 16 में और चिकित्सा बताई है सुश्रुत चिकित्सा 22 में। मतलब आचार्य सुश्रुत ने कुल 28 अध्याय में शालाक्य तंत्र का वर्णन किया है, जिसमें से नेत्र रोग के लिए 19 अध्याय, कर्ण रोग के लिए 2 अध्याय, नासा रोग के लिए 3 अध्याय, शिरो रोग के लिए 2 अध्याय और मुख रोग के लिए 2 अध्याय। ऐसे कुल 28 अध्याय में सुश्रुत ने शालाक्य तंत्र का वर्णन किया है।
आचार्य वाग्भट ने शाला के तंत्र का संपूर्ण वर्णन अष्टांग हृदय उत्तर स्थान अध्याय क्रमांक 8 to 24 में किया है, जिसमें इन्होंने नेत्र रोग, कर्ण रोग, नासा रोग, शिरो रोग और मुख रोग संपूर्ण 17 अध्याय में शाला के तंत्र का वर्णन किया है। नेक्स्ट आचार्य है आचार्य चरक। आचार्य चरक ने चरक संहिता के 2-3 अध्याय में शाला के तंत्र का वर्णन किया है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रेफरेंस है चरक चिकित्सा 26। अध्याय का नाम है त्रिमर्मीय। तो दोस्तों ये हुए हमारे आचार्य सुश्रुत नुसार, वाग्भट नुसार और आचार्य चरक नुसार रेफरेंसेस। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि विजन आयुर्वेद एकेडमी का लोगो है। हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी है, विजुअल मेमोरी होती है, इसलिए हमने क्लास का नाम भी विजन रखा है। इसीलिए हमने नोट्स बनाते वक्त वीडियोस में और टीचिंग मेथड में ज्यादा से ज्यादा विजुअल टेक्निक का यूज किया है। तो आप लोगों को भी वीडियोस देखते वक्त आपको देखना भी है वीडियोस, हमारे साथ बोलना भी है और अच्छे से सुनना भी है। मतलब आपके नेत्र, कर्ण और मुख ये एक्टिव चाहिए। चाणक्य पढ़ते वक्त ये हमें एक्टिव चाहिए। तो चलो दोस्तों, आज से हम विजन आयुर्वेद एकेडमी में नेत्र रोग को स्टार्ट करते हैं। नेत्र रोग को स्टार्ट करने के पहले हमें सबसे पहले नेत्र शारीर जानना बहुत जरूरी है। नेत्र शारीर में हम सबसे पहले देखेंगे मंडल। आयुर्वेद में नेत्र में मंडल 5 प्रकार के बताया है। नेक्स्ट संधि, नेत्र संधि होती है 6। और नेक्स्ट नेत्र में पटल होते हैं 6। फिर से एक बार देखो, नेत्र मंडल कितने? 5। नेक्स्ट नेत्र संधि 6 और नेत्र पटल 6। अब हम एक एक डिटेल देखते हैं। नेत्र मंडल मतलब सर्कुलर। नेत्र में जितने भी सर्कुलर पार्ट्स है वो नेत्र मंडल है। कुल कितने हैं नेत्र मंडल? 5। कौन कौन से हैं? पक्ष्म, वर्त्म, शुक्ल, कृष्ण और दृष्टि। चलो एक बार फिर से पढ़ो, पक्ष्म, वर्त्म, शुक्ल, कृष्ण, दृष्टि। आपको सीक्वेंस भी पता चाहिए क्योंकि सबसे अभ्यंतर मंडल कौन सा है? दृष्टि। पक्ष्म मंडल को मॉडर्न में आईलैशेस कहा है, वर्त्म मंडल को मॉडर्न में आई लीड्स कहा है, शुक्ल मंडल को मॉडर्न में स्क्लेरा कहा है, कृष्ण मंडल को मॉडर्न में कॉर्निया कहा है और दृष्टि मंडल को मॉडर्न में प्यूपिल्स कहा है। ये आप कोरिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है संधि। ये 5 मंडल को मिलकर पहली 4 संधियां बन रही है। ठीक से देखो, पक्ष्म वर्त्म संधि, वर्त्म शुक्ल संधि, शुक्ल कृष्ण संधि, जिसे मॉडर्न में लिम्बस भी कहा है, और नेक्स्ट कृष्ण दृष्टि संधि। मतलब 5 मंडल को मिलकर 4 संधियां बन रही है। नेक्स्ट 2 संधियां देखो कौन सी है। फिफ्थ है कनिरिका संधि, मॉडर्न में जिसे इनर कैंथस का है। यह संधि नासा के समीप होती है, इसलिए इस संधि को नासा समीपस्थ संधि भी कहा जाता है। और लास्ट है अपांग संधि। अपांग संधि को मॉडर्न में आउटर कैंथस भी कहा है और दूसरा नाम है भ्रू पुष्चांत संधि। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा? सबसे पहला क्वेश्चन यही कि नेत्र में कुल संधि कितनी है? 6। फिर ऐसा भी क्वेश्चन आएगा निम्न में से नेत्र में संधि है या नहीं है। मंडल पर क्या क्वेश्चन आएगा कि नेत्र में कुल मंडल कितने हैं? निम्न में से सबसे आभ्यंतर मंडल कौन सा है? निम्न में से नेत्र का मंडल कौन सा है या कौन सा नहीं है? और लास्ट पार्ट है हमारा पटल। पटल मतलब लेयर्स। नेत्र में जितनी भी लेयर्स होती है वो पटल। अब कुल पटल होते हैं 6। देखो कौन कौन से। सबसे पहला है ऊर्ध्ववर्त्म, दूसरा है अधोवर्त्म। मतलब ये कुल बाह्य 2 वर्त्म हुए। बाह्य 2 वर्त्म को ही एक ऊर्ध्ववर्त्म नाम दिया और दूसरा अधोवर्त्म नाम दिया। नेक्स्ट 4 पटल देखो, उसमें से सबसे पहला है प्रथम पटल जो तेज और जल से आश्रित है। दूसरा है द्वितीय पटल जो मांसाश्रित है। नेक्स्ट है तृतीय पटल जो मेद से आश्रित है और लास्ट है चतुर्थ पटल जो अस्थि से आश्रित है। यहाँ पे हमें ध्यान कैसे रखना है? जैसे धातु का क्रम होता है, जल को हमने रस लिया और तेज को हमने रक्त लिया। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि। क्योंकि क्वेश्चन कैसा आएगा? नेत्र का द्वितीय पटल किससे आश्रित है? तो हमें याद क्या रखना है कि सिर्फ प्रथम पटल में तेजो जलाश्रित है। नेक्स्ट वही हमारा धातु का क्रम, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि। सिर्फ प्रथम पटल में तेजो जल से आश्रित है, द्वितीय में मांस से आश्रित है, तृतीय पटल में मेद से आश्रित है और चतुर्थ पटल में अस्थि से आश्रित है। नेत्र मंडल और नेत्र संधि को एक बार डायग्राम में समझ कर लेते हैं।
सबसे पहले हमने देखा था पक्ष्मा मंडल, जिसको मॉडर्न में आईलैशेस कहा। देखो यहाँ पे आईलैशेस दिखाई दे रहे हैं। दूसरा हमारा मंडल था वर्त्म मंडल, जिसको हमने ऊर्ध्ववर्त्म और अधोवर्त्म कहा है यहाँ पे। और वर्त्म मंडल को मॉडर्न में क्या कहा है? आईलिड्स। ये देखो आईलिड्स, ये लोअर आईलिड्स और ये अपर आईलिड्स। नेक्स्ट मंडल था हमारा शुक्ल मंडल। शुक्ल मंडल को स्क्लेरा कहा था, आप देख सकते हो डायग्राम में स्क्लेरा दिख रहा है। नेक्स्ट उसके बाद हमने कृष्ण मंडल देखा। कृष्ण मंडल को मॉडर्न में कॉर्निया कहा। ये पोर्शन है कॉर्निया, डायग्राम में आपको क्लियर दिख रहा है। और लास्ट मंडल था दृष्टि मंडल, जिसको मॉडर्न में प्यूपिल्स कहा है। मतलब कुल 5 मंडल देखे हमने, पक्ष्म मंडल, वर्त्म मंडल, शुक्ल मंडल, कृष्ण मंडल और दृष्टि मंडल। ये हमने डायग्राम में अच्छे से समझ लिए हैं। नेक्स्ट है संधि। सबसे पहली संधि देखिए हमने पक्ष्मवर्त्म संधि। देखो यहाँ पे आईलैशेस और आईलिड जहां जंक्शन हो रही है वो पक्ष्मवर्त्म संधि। उसके बाद देखा हमने वर्त्म शुक्ल संधि, जहां पर आईलिड स्क्लेरा से मिल रहा है। ये देखो ये पोर्शन। नेक्स्ट संधि देखा हमने शुक्ल कृष्ण संधि, जहां पे स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन है। ये देखो यहाँ पे स्क्लेरा और कॉर्निया का जंक्शन हो रहा है। इसी को मॉडर्न में लिम्बस कहा है। नेक्स्ट संधि थी हमारी कृष्ण दृष्टि संधि। देखो यहाँ पे कॉर्निया और प्यूपिल्स का जंक्शन, इसी को हमने आयुर्वेद में क्या कहा? कृष्ण और दृष्टि संधि। नेक्स्ट संधि देखिए हमने कनिनिका संधि, जिसको हमने इनर कैंथस कहा और नासा समीपस्थ संधि कहा। और लास्ट संधि देखी थी हमने अपांग संधि, जिसको मॉडर्न में आउटर कैंथस कहा है और जिसे भ्रूपुष्पांत संधि भी कहते हैं। मतलब कुल 5 मंडल देखे, पक्ष्म मंडल, वर्त्म मंडल, शुक्ल मंडल, कृष्ण मंडल और दृष्टि मंडल। और उसके बाद संधि कितनी देखी? 6। सबसे पहली पक्ष्मवर्त्म संधि, वर्त्म शुक्ल संधि, शुक्ल कृष्ण संधि, कृष्ण दृष्टि संधि, कनिनिका संधि और सबसे लास्ट अपांग संधि। ये यहाँ पर डायग्राम में क्लियर होता है। नेत्र शरीर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा नेत्र उत्पत्ति। देखो आचार्य सुश्रुत का क्या श्लोक है? तेजसास्तु रूपम रूपेन्द्रियम। रेफरेंस क्या है? सुश्रुत शारीर स्थान। और नेक्स्ट लाइन पढ़ो, इंद्रियानी आत्मजानी। मतलब हमें पता है कि आयुर्वेद में सभी भाव पदार्थों की उत्पत्ति है पंचमहाभूत से हुई है, पर नेत्र की उत्पत्ति में मेन महाभूत कौन सा है? तेज महाभूत। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि आचार्य सुश्रुत अनुसार नेत्र की उत्पत्ति किस महाभूत से हुई है। और नेक्स्ट श्लोक क्या देखा हमने? इंद्रियानी आत्मजानी। सभी इंद्रिय आत्मज भाव होते हैं। आत्मज भाव मतलब जिन भाव का संबंध आयु, सुख, दुख, ज्ञान और विज्ञान से होता है वो आत्मज भाव होते हैं। इन सभी भाव का डिटेल वर्णन आपको सुश्रुत शारीर में पढ़ाया जाएगा, रचना शारीर में। नेक्स्ट श्लोक है आचार्य अष्टांग संग्रह का। श्लोक की तरफ ध्यान दो। कफ रक्त वाहिनाम स्रोतसाम महाभूतानाम च प्रसादात इंद्रियानी। मतलब अष्टांग संग्रह अनुसार नेत्र की उत्पत्ति कफ रक्त स्रोत से हो रही है और महाभूत के प्रसाद भाग से हो रही है, सभी इंद्रियों की उत्पत्ति। फिर से देखो अष्टांग संग्रह का क्या कहना है कि नेत्र की उत्पत्ति कफ रक्त स्रोतस और महाभूत के प्रसाद भाग से उत्पन्न हो रही है। नेक्स्ट उन्होंने दिया शुक्ल भाग। शुक्ल भाग की उत्पत्ति आचार्य वाग्भट अनुसार कफ के प्रसाद भाग से, और वो पितृज भाव माना है उन्होंने। शुक्ल भाग को कौन सा भाव माना है? पितृज भाव। नेक्स्ट कृष्ण भाग की उत्पत्ति आचार्य संग्रह अनुसार रक्त के प्रसाद भाग से हो रही है, जो मातृज भाव है। देखो शुक्ल भाग क्या था? कफ प्रसाद भाग से उत्पन्न था और पितृज भाव था। कृष्ण भाग रक्त प्रसाद भाग से, जो मातृज भाव है। नेक्स्ट दृष्टि मंडल। दृष्टि मंडल कफ रक्त प्रसाद भाग, मतलब जो नेत्र का शुक्ल भाग कफ प्रसाद भाग से बना था, कृष्ण भाग रक्त प्रसाद भाग से बना है, और दृष्टि मंडल कफ रक्त प्रसाद भाग, मतलब कफ और रक्त दोनों के प्रसाद भाग से दृष्टि मंडल की उत्पत्ति हुई है। और दृष्टि मंडल ये उभयात्मक है, मतलब पितृज भाव भी है और मातृज भाव भी है। और सबसे लास्ट है नेत्रेंद्रिय। नेत्रेंद्रिय क्या है? आत्मज भाव है, जो आचार्य सुश्रुत ने भी माना था, इंद्रियानी आत्मजानी। मतलब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? आचार्य सुश्रुत अनुसार नेत्र की उत्पत्ति तेज महाभूत से हुई और आचार्य संग्रह अनुसार
कफ रक्त स्रोत से और महाभूत के प्रसाद भाग से। चलो इसी टॉपिक को हम एक बार डायग्राम में समझ कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या देखा हमने, शुक्ल मंडल की उत्पत्ति कफ के प्रसाद भाग से और वो पितृज भाव है जो है डायग्राम में दिख रहा है। उसके बाद देखा हमने कृष्ण मंडल की उत्पत्ति, कृष्ण मंडल की उत्पत्ति रक्त प्रसाद भाग से और मातृज भाव से हुई है। फिर से देखो शुक्ल मंडल की उत्पत्ति किससे हुई है, कफ के प्रसाद भाग से और पितृज भाव से, जिसको हमने पॉइंट ए याद रखा। नेक्स्ट कृष्ण मंडल की उत्पत्ति रक्त के प्रसाद भाग से और जो मातृज भाव है। और लास्ट देखा था हमने दृष्टि मंडल, दृष्टि मंडल की उत्पत्ति बोथ एंड भी, मतलब कफ रक्त प्रसाद भाग और पितृज भाव भी है दृष्टि मंडल और मातृज भाव भी है। फिर से एक बार देखो शुक्ल मंडल की उत्पत्ति किससे हुई, कफ के प्रसाद भाग से जो पितृज भाव है। कृष्ण मंडल की उत्पत्ति किससे हुई, रक्त के प्रसाद भाग से जो मातृज भाग है। और लास्ट देखा हमने दृष्टि मंडल, दृष्टि मंडल की उत्पत्ति कफ रक्त के प्रसाद भाग से जो मातृज भाव भी है और पितृज भाव भी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, आचार्य अष्टांग संग्रह के अनुसार ही है। नेक्स्ट पॉइंट है नेत्र के पर्याय। चलो पढ़ो मेरे साथ, क्या है सबसे पहला पर्याय, नेत्र बुद्बुद, चक्षु, अक्षि, नयन, द्रुक। एक बार फिर से पढ़ो, नेत्र बुद्बुद, चक्षु, अक्षि, नयन, द्रुक। यहाँ पे आपको ऐड करना है लोचन, और आप विजन भी बोल सकते हो, विजन भी नेत्र का पर्याय ही है। स्वाभाविक नेत्र का वर्णन आचार्य चरक ने चरक शरीर 8 में वर्णन किया है, जाति सूत्रीय अध्याय में। यहाँ पर आचार्य ने दीर्घायु बालक के लक्षण बताए हैं। दीर्घायु बालक का नेत्र कैसा हो उसके ये लक्षण है। देखो सबसे पहली लाइन पढ़ो, समय समहित दर्शने व्यक्त भाग विभागे बलवती। समय समहित दर्शने मतलब दोनों नेत्र की आकृति समान हो। व्यक्त भाग विभागे मतलब नेत्र के सारे भाग व्यक्त हुए हो। नेक्स्ट बलवती, नेत्र की दृष्टि कैसी हो, बलवान हो। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, तेजसो उपपन्ने स्वअंग पांगे चक्षुषी, मतलब जिसकी उत्पत्ति तेज से हुई हो, जो आचार्य सुश्रुत ने भी कहा था। नेक्स्ट स्वअंग पांगे चक्षुषी मतलब नेत्र के सारे भाग और अपांग ये दिखने में सुरूप हो। देखो सबसे पहले क्या देखा हमने, नेत्र की उत्पत्ति आचार्य सुश्रुत अनुसार तेज महाभूत से नेत्र की उत्पत्ति हुई। सारे इंद्रिय कैसे थे, आत्मज भाव है। आचार्य संग्रह अनुसार नेत्र की उत्पत्ति कफ रक्त स्रोत से और महाभूत के प्रसाद भाग से हुई। नेक्स्ट शुक्ल भाग की उत्पत्ति कफ प्रसाद भाग और पितृज भाव से हुई। नेक्स्ट कृष्ण भाग की उत्पत्ति रक्त के प्रसाद भाग से और जो मातृज भाव है। दृष्टि मंडल की उत्पत्ति कफ रक्त प्रसाद भाग से जो मातृज भी है और पितृज भी है। और नेत्रेंद्रिय कैसे सारे आत्मज भाव, ये हमने देखा था। नेक्स्ट नेत्र के पर्याय क्या क्या थे, नेत्र बुद्बुद, चक्षु, अक्षि, नयन, द्रुक। और लास्ट में देखा हमने स्वाभाविक नेत्र। यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस याद रखो, चरक शरीर 8 जाति सूत्रीय अध्याय, जहां पर दीर्घायु बालक के लक्षण वर्णन किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेत्र गोलक। पढ़ो पहली लाइन, विद्यात द्वे अंगुल्य बाहुल्यम स्वे अंगुष्ठ उदर सम्मितम, मतलब नेत्र गोलक का बाहुल्य कितना है, द्वे अंगुल मतलब 2 अंगुल। स्वे अंगुष्ठ उदर सम्मित मतलब खुद के अंगुष्ठ के उदर के प्रमाण का। नेत्र का प्रमाण क्या होता है, स्व अंगुष्ठ उदर। और बाहुल्य कितना है, 2 अंगुल। वही नीचे दिया है देखो, बाहुल्य कितना बताया है, 2 अंगुल। आयाम एवं विस्तार, आयाम एवं विस्तार कितना है, 2.5 अंगुल। बाहुल्य कितना था, 2 अंगुल और आयाम और विस्तार 2.5 अंगुल। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेत्र का आकार। सबसे पहला पॉइंट है सुवृत्त, नेत्र कैसा हो, गोल। नेक्स्ट गोस्तनाकार, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेत्र का आकार बहुत बार पूछा जाता है, क्या है नेत्र का आकार कैसा है, गोस्तनाकार। और लास्ट पॉइंट है सर्वभूत गुण उद्भव, मतलब पंचमहाभूत से जिसकी उत्पत्ति हुई हो, जो हमने पहले भी देखा था। और मेनली कौन सा महाभूत, तेज महाभूत। फिर से देखो इस पॉइंट को, बाहुल्य कितना है, 2 अंगुल। प्रमाण कैसा दिया है, स्व अंगुष्ठ उदर। आयाम कितना है, 2.5 अंगुल।
विस्तार कितना है 2.5 अंगुल। नेत्र का आकार कैसा है सुवृत्त और गोस्तनाकार। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना अच्छे से। चलो इस पॉइंट को एक बार डायग्राम में देख लेते हैं। बाहुल्य कितना था 2 अंगुल। देखो डायग्राम में दिख रहा है 2 अंगुल, ये बाहुल्य है नेत्र का। नेक्स्ट विस्तार 2.5 अंगुल, यहां से यहां तक ये कुल विस्तार है जो कितना है 2.5 अंगुल। और उसके बाद आयाम, आयाम भी कितना था 2.5 अंगुल, जो ये यहां से यहां तक है आयाम कुल। मतलब बाहुल्य 2 अंगुल, विस्तार 2.5 अंगुल और आयाम 2.5 अंगुल। अब हम इन्हें मॉडर्न से कोरिलेट करते हैं। मॉडर्न अनुसार वर्टिकल डायमीटर आई की कितनी है 23 mm बराबर, और बाहुल्य कितना था आयुर्वेद अनुसार 2 अंगुल। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल डायमीटर, मॉडर्न अनुसार हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऑफ आई कितनी है 23.5 mm, जो यहां से यहां तक है। उसी को आयुर्वेद में विस्तार कहा, जो कितना अंगुल था 2.5 अंगुल। और लास्ट था आयाम, जिसको मॉडर्न में एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर का है, जो कितना है 24 mm। मतलब वर्टिकल डायमीटर 23 mm, हॉरिजॉन्टल डायमीटर 23.5 mm और एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर 24 mm। देखो 0.5 से बढ़ते जा रहे हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हो वी एच और पी, वी एच पी विश्व हिंदू परिषद, जो बढ़ते कैसे जा रहा है 0.5 mm से। 23 mm क्या है वर्टिकल डायमीटर, 23.5 mm क्या है हॉरिजॉन्टल डायमीटर, और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कितना है 24 mm। नेक्स्ट पॉइंट है नेत्र बंधन। क्या क्या है नेत्र बंधन, सीरा, कंडरा, मेद, कालकास्थि और श्लेष्मा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कालकास्थि। कालकास्थि क्या होता है, नेत्र जिस अस्थि विवर में स्थित होता है उसे अक्षिकूट कहते हैं, और अक्षिकूट जिस अस्थि से बनता है उसे कहते हैं कालकास्थि। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि पूछा जाएगा कि निम्न में से नेत्र बंधन कारक क्या क्या है। तो एक बार पढ़ो नेत्र बंधन कौन कौन है, सीरा, कंडरा, मेद, कालकास्थि और श्लेष्मा। इंपॉर्टेंट था यहाँ पे कालकास्थि। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या है नेत्र गोलक का पांचभौतिकत्व। मतलब नेत्र भिन्न भिन्न महाभूतों से उत्पन्न हुआ है। चलो श्लोक पढ़ो एक बार पूरा पढ़ लो। पलम भूओ अग्नितो रक्तम वातात कृष्णम शीतम जलात आकाशात अश्रु मार्गश्च जायन्ते नेत्र बुद्बुदे। देखो फर्स्ट वर्ड देखो पलम भूओ, मतलब नेत्र के मांस की उत्पत्ति पृथ्वी महाभूत से हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है अग्नितो रक्तम, नेत्र के रक्त भाग की उत्पत्ति अग्नि महाभूत से हुई है। नेक्स्ट है वातात कृष्णम, कृष्ण भाग की उत्पत्ति वायु से हुई है। शीतम जलात, शीत मतलब शुक्ल भाग, नेत्र के शुक्ल भाग की उत्पत्ति आप महाभूत से हुई है। और लास्ट पॉइंट है आकाशात अश्रु मार्गश्च, अश्रु मार्ग की उत्पत्ति आकाश महाभूत से हुई है। ये लॉजिकल भी है याद रखने के लिए, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो सबसे पहले बताओ पलम भुवो अग्नितो रक्तम वातात कृष्णम शीतम जलात आकाशात अश्रु मार्गश्च। क्वेश्चन कैसा आएगा, सीधा आएगा कि नेत्र के कृष्ण भाग की उत्पत्ति निम्न में से किस महाभूत से हुई है। किस महाभूत से हुई है, वायु महाभूत से हुई है। नेत्र के रक्त भाग की उत्पत्ति किस महाभूत से हुई है, अग्नि महाभूत से हुई है। नेत्र के अश्रु मार्ग की उत्पत्ति किस महाभूत से हुई है, किस महाभूत से हुई है, आकाश महाभूत से हुई है। यहाँ पे हमने मीनिंग दिया है पलम मतलब मांस, जिसकी उत्पत्ति पृथ्वी महाभूत से हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है दृष्टि। दृष्टि के पहले हम सबसे पहले देखेंगे नेत्र का प्रमाण। नेत्र आयाम का 1/3 भाग कृष्ण मंडल होता है। अगर नेत्र को हमने एज अ 1 पार्ट लिया, उसके 1/3 भाग क्या है कृष्ण मंडल, और कृष्ण मंडल का 1/7 भाग है दृष्टि मंडल, जो आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत उत्तर तंत्र 1 अध्याय में बताया है, औपद्रविक अध्याय में। और आचार्य सुश्रुत ने कृष्ण मंडल का 1/9 भाग दृष्टि मंडल सुश्रुत सूत्रस्थान 35 अध्याय में बताया। मतलब एक ही आचार्य ने 2 जगह डिफरेंस अलग अलग बताया है। अगर ऐसे वक्त क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन एम्बिग्यूटी में जाता है। अगर रेफरेंस के साथ क्वेश्चन आए हैं तो आंसर उसके हिसाब से रहेगा। अगर पूछा है कि कृष्ण मंडल का डैश 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 कितना भाग दृष्टि मंडल होता है और रेफरेंस दिया है सुश्रुत उत्तर तंत्र 1, तो आंसर रहेगा 1/7 भाग। अगर रेफरेंस नहीं दिया है और दोनों ऑप्शन है
1/7 और 1/9, तो क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा। चलो एक बार हम ये डायग्राम में समझ कर लेते हैं। नेत्र प्रमाण, नेत्र को अगर हमने एज अ 1 पार्ट लिया कंप्लीट, उसके 1/3 भाग क्या देखा था हमने, कृष्ण मंडल। फिर से देखो, नेत्र को अगर हमने एज अ 1 पार्ट लिया, उसके 1/3 भाग क्या बना, कृष्ण मंडल। डायग्राम की तरफ ध्यान दो। उसके बाद देखा हमने कृष्ण मंडल के 1/7 भाग दृष्टि मंडल था, जो आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र के पहले अध्याय में बताया था। और नेक्स्ट देखा था हमने कृष्ण मंडल का 1/9 भाग दृष्टि मंडल होता है, जो आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान में वर्णन किया था। एक बार फिर से रिकॉल करो, नेत्रों को अगर एज अ 1 पार्ट लिया हमने, तो उसके 1/3 कौन बना, कृष्ण मंडल। कृष्ण मंडल के 1/7 भाग दृष्टि मंडल, जो आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र में बताया था। और कृष्ण मंडल के 1/9 भाग दृष्टि मंडल, जो आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान में बताया था। अब दृष्टि का श्लोक पढ़ते हैं। मसूर दल मात्राम तू पंचभूत प्रसादजाम, मतलब दृष्टि की आकृति मसूर दल के समान होती है, जिसकी उत्पत्ति पंच महाभूत के प्रसाद भाग से हुई है। बराबर। फर्स्ट लाइन का मीनिंग है कि दृष्टि की आकृति मसूर दल के समान है और जिसकी उत्पत्ति पंच महाभूत के प्रसाद भाग से हुई है। सेकंड लाइन पढ़ो, खद्योत विस्फुलिंगाभम इद्धाम तेजो भी अव्ययी, मतलब खद्योत विस्फुलिंगाभम मतलब दृष्टि जुगनू और अग्नि के समान चमकदार हो और जो नाश रहित हो। अव्ययी मतलब जो नाश रहित हो, इसलिए दृष्टिदान भी किया जाता है। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, आवृत्ता नाम पटले नक्ष्णोना बाह्य न विवराकृति, मतलब जो पटल से आवृत्त हो और बाह्य से जिसकी आकृति विवर के समान हो। विवर मतलब छिद्र के समान जिसकी आकृति दिखती हो। और लास्ट लाइन पढ़ो, शीत सात्म्याम नृणाम दृष्टि, मतलब जिसको शीत आहार विहार का सात्म्य हो वही दृष्टि है। रेफरेंस क्या है, सुश्रुत उत्तर तंत्र 7, दृष्टिगत रोग का वर्णन किया इस अध्याय में आचार्य सुश्रुत ने। मतलब दृष्टि के बारे में क्या क्या देखा हमने, आकृति कैसी है, मसूर दल के समान। उत्पत्ति के बारे में देखा हमने, पंचमहाभूत के प्रसाद भाग से हुई है। किसके समान चमकदार है, जुगनू और अग्निकण के समान, जो नाश रहित भी है। आवृत्त किससे है, पटल से आवृत्त है। बाह्य से आकृति कैसी है, विवराकृति है। और दृष्टि को सात्म्य किसका है, शीत सात्म्य। ऐसे क्वेश्चन इस पर आ सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दृष्टि का प्रमाण। कैसा दृष्टि का प्रमाण, मसूर दल मात्रा। नेत्र का प्रमाण कैसा था, गोस्तनाकार, और दृष्टि का मसूर दल मात्रा। नेक्स्ट पॉइंट है मंडल, संधि और पटल, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। चलो एक बार देख लेते हैं। मंडलानि च संधि च पटलानि च लोचने यथा क्रमम विजानीयात पंचम षट च षडेव च, मतलब मंडल कितने हैं, 5, संधि कितनी है, 6, और पटल कितने हैं, 6। यही श्लोक का मीनिंग है। एक बार देख लेते हैं फिर से। मंडल कौन कौन से थे, 5, पक्ष्म, वर्त्म, शुक्ल, कृष्ण और दृष्टि। सबसे आभ्यंतर मंडल कौन सा था, दृष्टि। नेक्स्ट संधि कितनी है, 6, कौन कौन सी, पक्ष्म वर्त्म, वर्त्म शुक्ल, शुक्ल कृष्ण और कृष्ण दृष्टि। हमने डायग्राम में भी समझ कर लिया था। और नेक्स्ट जो संधि थी कनिनिका, जिसे हमने नासा समीपस्थ संधि कहा है। और नेक्स्ट अपांग संधि, जिसे हमने भ्रूपुष्ठांत संधि भी कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है पटल। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पटल कुल कितने हैं नेत्र में, 6, इसमें से 2 बाह्य वर्त्म पटल थे। नेक्स्ट थे 4 पटल जो नेत्र गोलक के पटल है। यहां पर याद रखना कि अगर क्वेश्चन में आता है कि नेत्र में कुल पटल कितने हैं, तो 6, पर ऐसा क्वेश्चन आता है कि नेत्र गोलक में कुल पटल कितने हैं, तो 4। मतलब पटल अगर नेत्र में पूछा है तो 6, पर नेत्र गोलक में पूछा है तो 4। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक पढ़ो, तिमिरम एशु व्याधि परम दारुणा, मतलब इन 4 पटल में तिमिर नाम का व्याधि उत्पन्न हो रहा है, जो कैसा है, परम दारुणा। उसके बाद हमने ऑलरेडी पढ़ा है, प्रथम पटल तेज और जल से आश्रित है, द्वितीय पटल मांस से आश्रित है, तृतीय पटल मेद से आश्रित है, चतुर्थ पटल अस्थि से आश्रित है। हमने याद भी रखा था कि प्रथम पटल में रस और रक्त याद रखना है हमें, बाकी क्रम धातु का है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, पटल का बाहुल्य दिया है। क्या दिया है देखो,
पंचम अंश समम दृष्टे, मतलब इन चार पटल की जो स्थूलता है, जो दृष्टि के 1/5 भाग इतना है। हमने ये भी देखा था कि नेत्र आयाम का 1/3 कृष्ण मंडल है, कृष्ण मंडल का 1/7 दृष्टि मंडल है, जो आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र के पहले अध्याय में बताया, और सूत्र स्थान में बताया कि कृष्ण मंडल का 1/9 दृष्टि मंडल है। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि चारों पटल की स्थूलता दृष्टि के 1/5 भाग इतनी है, मतलब 1/3, 1/5, 1/7 और 1/9। मतलब नेत्र से रिलेटेड अगर कोई प्रमाण पूछते हैं तो वो ऑड नंबर में है। अगर ऑप्शन में 1/2, 1/4 या 1/6 आते हैं तो वो ऑड मैन आउट मेथड से निकल जाएंगे, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है नेत्र संख्या शरीर। नेत्र में पेशी कितनी है? कुल 2। धमनी कितनी है? 2। स्त्रोतस 2। अक्षिकुट 2। मतलब पेशी, धमनी, स्त्रोतस और अक्षिकुट ये सभी नेत्र में 2-2 है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेत्र में सिरा। नेत्र में कुल सिरे आचार्य सुश्रुत अनुसार 38 है, जिसमें से पित्त व सिराएं 10, कफ व सिराएं 10 और रक्त सिराएं 10, ये कुल 30 सिरा हुई। और वात का वहन करने वाली सिराएं 8, ये कुल 38 सिराएं आचार्य सुश्रुत अनुसार है नेत्र में। नेक्स्ट आचार्य वाग्भट अनुसार नेत्र में कुल 56 सिराएं है। रेफरेंस दिया है वाग्भट शारीर 3। सुश्रुत अनुसार कितनी थी? 38 और आचार्य वाग्भट अनुसार 56। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, आपको सिर्फ सिरा याद रखना है, बाकी पेशी, धमनी, स्त्रोतस और अक्षिकुट ये सभी 2-2 है संख्या में। और आचार्य सुश्रुत अनुसार सिराएं कितनी थी? 38, जो पित्त वह 10, कफ वह 10 और रक्त वह 10, ये कुल 30। और वात वहन करने वाली सिराएं कितनी थी? 8। और आचार्य वाग्भट अनुसार सिराएं कुल कितनी थी? 56। नेक्स्ट पॉइंट है वर्त्म मंडल। आचार्य चरका अनुसार वर्त्म मंडल 4 होते हैं, मतलब एक नेत्र में ऊर्ध्व और अधो ये 2, और दूसरे नेत्र में भी ऊर्ध्व और अधो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आचार्य चरका अनुसार वर्त्म मंडल कुल कितने हैं? 4। ये पूछा भी जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आए ये। नेक्स्ट श्लोक दिया है शुक्ल मंडल और कृष्ण मंडल का, दोनों श्लोक सेम है, पढ़ो। नेत्र व्यक्त शीत असीते, कृष्ण मंडल का भी वही श्लोक है, नेत्र व्यक्त शीत असीते। इसका मतलब है कि नेत्र स्वच्छ हो और वर्ण रहित हो। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़कर छोड़ दो। नेक्स्ट श्लोक है आचार्य सुश्रुत का, नेत्रायाम त्रिभाग परिणाह तारका, जो हमने ऑलरेडी देखा था कि नेत्र के 1/3 भाग क्या है? कृष्ण मंडल। यहाँ पे तारका मतलब ही कृष्ण मंडल। नेक्स्ट वर्त्म की डेफिनेशन दी है, नयन गोलक आवरकम निमेष उन्मेष आश्रयम पटल द्वयम वर्त्म। मतलब जो नयन गोलक का आवरक है, जो निमेष और उन्मेष क्रियाएं कर रहा है, और पटल कितने हैं? द्वय। हमने देखा था जो बाह्य पटल द्वय थे वो कौन से थे? ऊर्ध्ववर्त्म और अधोवर्त्म। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आपको यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट याद रखना है कि वर्त्म मंडल आचार्य चर के अनुसार कितने थे? 4। और नेत्रायाम त्रिभाग परिणाह तारका, मतलब नेत्र के 1/3 तारका होता है, मतलब कृष्ण मंडल होता है, जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है नेत्र वर्ण। हमने ऑलरेडी देखा था कि नेत्र की उत्पत्ति तेज महाभूत से हुई है, और गर्भ में वर्ण की उत्पत्ति भी तेज महाभूत से होती है। ये आप डिटेल में सुश्रुत शारीर में पढ़ोगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पहला पॉइंट, दृष्टि भागम अप्रतिपन्नम तेजो, मतलब अगर तेज महाभूत दृष्टि भाग को प्राप्त नहीं हुआ तो बालक जात्यांध पैदा होता है, मतलब जन्म से ही अंध पैदा होता है। नेक्स्ट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, वही तेज महाभूत अगर वात दोष के अनुगत होता है तो विकृत अक्ष की उत्पत्ति होती है, मतलब नेत्र में विकृति उत्पन्न होती है, जिसको हम मॉडर्न में स्क्विंट कहते हैं। नेक्स्ट वही तेज महाभूत जब पित्त दोष के अनुगत होता है तो लक्षण क्या दिया है? पिंगाक्ष, मतलब पीत वर्ण के नेत्र की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट वही तेज महाभूत जब श्लेष्म के अनुगत होता है तो शुक्ल वर्ण के नेत्र की उत्पत्ति होती है, और तेज महाभूत जब रक्त के अनुगत होता है तो रक्त वर्ण के नेत्र की उत्पत्ति होती है। अब ये लास्ट 3 पॉइंट तो कॉमन है, पित्त के अनुगत पीत वर्ण नेत्र, श्लेष्म के अनुगत शुक्ल वर्ण नेत्र, और रक्त के अनुगत रक्त वर्ण नेत्र। सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। क्या था पॉइंट नंबर 1? अगर तेज महाभूत दृष्टि भाग को प्राप्त नहीं करता है तो बालक जात्यांध उत्पन्न होता है, और वही अगर तेज महाभूत वातानुगत होता है तो नेत्र में विकृति उत्पन्न होती है।
ये पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है नेत्र मर्म। नेत्र से रिलेटेड मर्म हम देखेंगे। सबसे पहला है अपांग। अपांग हमने नेत्र की संधि भी देखा था, याद रखना, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। निम्न में से अपांग है, ऑप्शन ए नेत्र संधि, ऑप्शन बी मर्म, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या रहेगा? बोथ ए एंड बी। अपांगी नेत्र संधि भी है और नेत्र मर्म भी है, जो एक ऊर्ध्वजद्रुगत मर्म है। नेक्स्ट मर्म है आवर्त मर्म, श्रृंगाटक मर्म और स्थपनी मर्म। मर्म का डिटेल वर्णन आपको रचना शरीर में होगा, यहाँ पर सिर्फ हम नाम देखते हैं। फिर से एक बार पढ़ो, अपांग मर्म, आवर्त मर्म, श्रृंगाटक मर्म और स्थपनी मर्म। और लास्ट पॉइंट है अन्य। नेत्र में दोष होता है आलोचक पित्त। नेत्रमल को नेत्र दूषिका कहा जाता है। और लास्ट श्लोक इंपॉर्टेंट है, नेत्र रक्षा का महत्व दिया है। श्लोक पढ़ो, चक्षु रक्षायाम सर्वकालम मनुष्य यत्नो कर्तव्यो। मतलब मनुष्य को सभी काल में नेत्र की रक्षा करना है। ये किस किस का मत है? आचार्य वाग्भट का और आचार्य शार्ंगधर का। दोस्तों अब तक हमने नेत्र शारीर के बारे में देखा। सबसे पहला पॉइंट था नेत्र उत्पत्ति। आचार्य सुश्रुत अनुसार नेत्र की उत्पत्ति तेज महाभूत से हुई है और सारे इंद्रिय आत्मज भाव थे। और आचार्य संग्रह ने नेत्र की उत्पत्ति में कफ रक्त स्रोत बताए और महाभूत के प्रसाद भाग से इंद्रिय की उत्पत्ति बताई है। और नेक्स्ट पॉइंट था शुक्ल भाग की उत्पत्ति कफ के प्रसाद भाग से हुई है, जो पितृज भाव है। और कृष्ण भाग की उत्पत्ति रक्त के प्रसाद भाग से हुई है, जो मातृज भाव है। और दृष्टिमंडल की उत्पत्ति कफ रक्त के प्रसाद भाग से हुई है, जो मातृज भाव भी है और पितृज भाव भी है। और नेत्रेंद्रिय कैसे है? आत्मज भाव। ये आचार्य सुश्रुत ने भी कहा था। नेक्स्ट पॉइंट था नेत्र पर्याय। नेत्र के क्या क्या पर्याय देखे हमने? नेत्र बुद्बुद, चक्षु, अक्षि, नयन, दृक और लोचन। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर भी देख लो एक बार। स्वाभाविक नेत्र कैसे है? स्वाभाविक नेत्र दोनों आकृति में समान हो, जिसके भाग व्यक्त हुए हो, जिसकी दृष्टि बलवान हो, जो तेज से उत्पन्न हुए हो, और जिसके अंग और अपांग भाग ये सुरूप हो, मतलब चक्षुषी हो। उसके बाद हमने नेत्र गोलक के बारे में देखा। बाहुल्य कितना था? 2 अंगुल, जो खुद के अंगुष्ठ के उदर के समान हो। बाहुल्य 2 अंगुल। आयाम देखा था 2.5 अंगुल। विस्तार भी था 2.5 अंगुल। और नेत्र का आकार कैसा था? सुवृत्त और गोस्तनाकार। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने पहले ही बताया। और जो सभी महाभूत से उत्पन्न हुए हो। उसके बाद देखा हमने नेत्र बंधन। नेत्र बंधन के लिए कारक क्या क्या है? सीरा, कंडरा, मेद, कालकास्ती और श्लेष्मा। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, नेत्र गोलक का पांचभौतिकत्व। मांस भाग की उत्पत्ति पृथ्वी महाभूत से हुई है। रक्त भाग की उत्पत्ति अग्नि महाभूत से हुई है। कृष्ण भाग की उत्पत्ति वायु महाभूत से हुई है। और शीत भाग की उत्पत्ति आप महाभूत से हुई है। और लास्ट में देखा हमने अश्रु मार्ग की उत्पत्ति आकाश महाभूत से हुई है। नेक्स्ट पॉइंट देखा हमने नेत्र का प्रमाण। नेत्र के 1/3 भाग कौन था? कृष्ण मंडल। कृष्ण मंडल के 1/7 भाग दृष्टि मंडल। रेफरेंस था सुश्रुत उत्तर तंत्र 1। और कृष्ण मंडल का 1/9 भाग दृष्टि मंडल। रेफरेंस था सुश्रुत सूत्रस्थान 35। उसके बाद हमने दृष्टि के बारे में देखा। दृष्टि का आकार कैसा बताया है? मसूर दल मात्रा के समान, जो पंच महाभूत के प्रसाद भाग से उत्पन्न हुई हो, जो किसके समान? तेजमान हो, जुगनू और अग्निकण के समान, जो नाश रहित हो, जो पटल से आवृत्त हो, और बाह्य से जिसकी आकृति विवर के समान हो, मतलब छिद्र के समान हो, और जिसको शीत का सात्म्य हो। उसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देखा हमने नेत्र मंडल, नेत्र संधि और पटल। नेत्र मंडल कितने थे? 5। कौन कौन से थे? पक्ष्म, वर्त्म, शुक्ल, कृष्ण और दृष्टि। नेत्र संधि कितनी थी? 6। पक्ष्म वर्त्म, वर्त्म शुक्ल, शुक्ल कृष्ण और कृष्ण दृष्टि। और लास्ट 2 कनिनिका संधि और अपांग संधि। नेत्र में पटल कुल कितने थे? 6, जिसमें से 2 बाह्य वर्त्म पटल थे और 4 नेत्र गोलक के पटल थे। नेत्र पटल कितने? 6 और नेत्र गोलक के पटल कितने? 4, जिसमें तिमिर रोग की उत्पत्ति हो रही है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जिसकी साध्य साध्यता कैसी है? परम दारुण। उसके बाद देखा हमने प्रथम पटल तेज और जल से आश्रित है। द्वितीय पटल मांस से आश्रित है।
तृतीय पटल मेद से आश्रित है और चतुर्थ पटल अस्थि से आश्रित है। और लास्ट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट था, पटल का बाहुल्य कितना था, दृष्टि के 1/5। उसके बाद हमने नेत्र संख्या शरीर देखा। नेत्र में पेशी 2, धमनी 2, स्त्रोतस 2 और अक्षिकुट 2। इंपॉर्टेंट था वहां पे सिराएं। आचार्य सुश्रुत ने नेत्र में सिराएं कितनी बताई, 38। जो पित्त वह 10, कफ वह 10 और रक्त वह 10 थी, और वात वह 8। सिर्फ वात दोष की 8 है, बाकी पित्त कफ और रक्त की 10 10 10 है। नेक्स्ट आचार्य वाग्भट ने सिराएं कितनी बताई नेत्र में, 56। नेक्स्ट हमने देखा वर्त्म मंडल। आचार्य चरक ने वर्त्म मंडल कुल कितने बताए, 4। नेक्स्ट हमने शुक्ल मंडल और कृष्ण मंडल के बारे में देखा कि जो स्वच्छ हो और वर्ण रहित हो। उसके बाद हमने देखा कि नेत्रायाम त्रिभाग परिणाम तारका, नेत्र के 1/3 भाग कौन हो, तारका। उसके बाद हमने वर्त्म की डेफिनेशन देखी। क्या है वर्त्म का श्लोक, नेत्र गोलकावरकम निमेष उन्मेष आश्रयम पटल द्वयम। उसके बाद हमने नेत्र वर्ण के बारे में देखा। हमने ऑलरेडी देखा है कि नेत्र की उत्पत्ति तेज महाभूत से हुई है और गर्भ के सारे वर्ण की उत्पत्ति भी तेज महाभूत से हुई है। अगर तेज महाभूत दृष्टि भाग को प्राप्त नहीं होगा तो बालक जात्यांध होगा, और वही तेज महाभूत जब वात के अनुगत होगा तो विकृत अक्ष की उत्पत्ति होगी। वही तेज महाभूत जब पित्त के अनुगत होगा तो पीत वर्ण नेत्र की उत्पत्ति होगी। वही तेज महाभूत जब श्लेष्म के अनुगत होगा तो शुक्ल वर्ण नेत्र की उत्पत्ति होगी, और वही तेज महाभूत जब रक्त के अनुगत होगा तो वो रक्त वर्ण नेत्र की उत्पत्ति करेगा। नेक्स्ट हमने नेत्र से संबंधित मर्म देखे, अपांग, आवर्त, श्रृंगाटक और स्थपनी। अन्य में हमने देखा नेत्र में दोष कौन सा है, आलोचक पित्त, जो हमें जनरली पता होता है। नेत्रमल को नेत्र दूषिका कहा गया है। और एक रेफरेंस देखा हमने कि नेत्र की सभी काल में रक्षा करनी चाहिए, जो रेफरेंस आचार्य वाग्भट ने और आचार्य शारंगधर ने बताया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।